first TED Talk, I would like to invite Mr. Muhammad Ali Sajid, who is a renowned YouTuber of class 3-4, He is currently serving as the president of YES, Youth Entrepreneur Society. Let us all learn how the university has impacted on his personal and professional development. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप में से कितने लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं? माशाल्लाह। अच्छा, मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपकी स्टडी से रिलेटेड होगी, एकेडमिक लाइफ, फिर आपकी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ग्रूमिंग कैसे करते हैं, और फिर कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं तो उनके लिए फ्रीलांसिंग या फिर स्टार्टअप के हवाले से भी कुछ बात करूँगा और लास्ट में आपके पर्सनल करूँगा। ये प्रेजेंटेशन में एक पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर देख के आपको क्या फील हो रहा है? कोई बंदा बताना चाहे? इतने लोग जानते हो यार, इसको बोलो। गाइस बोलो, आवाज नहीं आ रही। इस वक्त मुझे आप सबके चेहरे इसी बंदे की तरह नजर आ रहे हैं, इसी बच्चे की तरह। तो जैसे वहाज ने जिक्र किया था कि मैंने एक सेशन दिया था, वो थोड़ा लेट हो गया था। 2-3 महीने बाद के स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया था, उनके फर्स्ट OSTs भी तब हो गए होंगे, और फिर उनके बाद उनके साथ मैंने ये सेशन किया था और बस मैंने इसी में कुछ चेंजेस किए हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो बड़ा ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है NSF वालों ने मेरा, तो मैं ज़रा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं इन सारी डोमेन्स को कैसे कवर कर सकता हूँ। मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम 6, और रिसेंटली मैं दयामर भाषा डैम पे इंटर्नशिप करके आया हूँ एज अ पावर इंजीनियर। इतनी तालियां ना बजाएं क्योंकि एक और स्लाइड भी है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपने फर्स्ट ईयर के बाद PRCS में इंटर्नशिप की थी एज अ कम्युनिटी सर्विस, और मैंने रिसेंटली रिज़ाइन किया है GDG क्लाउड इस्लामाबाद को क्योंकि मेरी प्लेट बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी। मैंने उनके साथ एज अ वॉलंटियर 2 साल काम किया। और मेरी अगर फेसबुक प्रोफाइल आप लोग जाके देखें तो मुझे अक्सर मेरे जूनियर्स कहते हैं कि वो बहुत लंबी है, तो उसमें ओवर 10 सोसाइटीज़ है जिनके साथ मैंने काम किया है NST। और मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल भी है, छोटा नंबर 1 यूट्यूबर नंबर 1। और उसके बाद मैंने स्टडी सिक्स के बारे में कौन जानता है? हाँ, वो रिसेंटली लॉन्च किया, अभी सेकंड लॉन्च के लिए हम दोबारा उसे रिब्रांड करें। उसका CEO एंड फाउंडर हूँ। और फिर यूथ एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, जो एक सोसाइटी जिसका नाम अगर इन लोगों ने आपको सुनाया हो तो उसका प्रेसिडेंट हूँ। और फाइनली बैच प्रेसिडेंट की बात करें थे आज, तो मैं फाइनल ईयर का बैच प्रेसिडेंट हूँ। ये मैंने स्किल्स वगैरह थोड़े से डेवलप किए, और ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि आप लोग ये ना समझें कि ये बंदा पढ़ता ही रहता है। ई-कॉमर्स के बारे में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है, दराज और मेनली दराज का। और उसके बाद ऑन पेज SEO की मैंने 8 दिन की इंटर्नशिप की थी, जो मेरे लिए पेड थी, लेकिन वो मैंने छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद मैंने उसी इंटर्नशिप की मदद से काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसिंग की थी। और वर्डप्रेस में खुद मैनेज कर रहा हूँ अपने स्टार्टअप का, स्टडी 6 का। और कम्युनिटी सर्विस एक्टिविस्ट, लाइक मैं वीकेंड्स पे डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि वो अगर कोई नॉन प्रॉफिट काम कर रहे हैं तो मैं उनको ज्वाइन करता हूँ, लाइक ऑर्फनेजेस वगैरह विजिट वगैरह कर लेता हूँ कभी कभार। और मैं आपके VP SDA की सुपरविजन में क्रिकेट भी खेल लेता हूँ थोड़ी। और बाकी पोइट्री वगैरह बहुत कम कर दिया अब मैंने, लेकिन मैंने 6 गॉट टैलेंट 2019 में अपनी एक गज़ल सुनाई थी। और नॉवेल्स का मुझे बहुत शौक है। नॉवेल्स कौन पढ़ता है? उर्दू नॉवेल्स, चलो गुड है। फिर उसके बाद राइटिंग कर लेता हूँ। उर्दू में मेरी काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, मैंने सेकंड ईयर में नेशनल लेवल पे 2nd पोजीशन ली थी ऐसे राइटिंग में। और लास्ट ईयर जो सीक्स लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था उसमें उर्दू प्रोज में मेरी 1st पोजीशन थी। और बाकी अगर आप में से कोई वीकेंड पे मुझे हाइकिंग पे ज्वाइन करना चाहे, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और मेरे वीकेंड तकरीबन मारगला में गुजरते हैं, तो इट्स हिज मोस्ट वेलकम। बस खत्म हो गया। अच्छा, तो इसमें डिस्कशन करेंगे सबसे पहले स्टडीज़ की बात मेरा नहीं ख्याल कि किसी एलुमनाई ने भी इतनी की है, तो मैं बड़े ब्रीफ तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ की स्टडीज़ कैसे डिफरेंट होती हैं।
अच्छा, इस स्लाइड को देख के आपको क्या लगता है, हाउ टू गेन जीपीए इन यूनिवर्सिटी लाइफ? क्योंकि एफएससी से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपके ग्रेड्स जो हैं वो मल्टीपल चीज़ों की वजह से वैल्यूएट होते हैं। कल एलएमएस और सीएमएस कोऑर्डिनेटर ने आपको बताया होगा। तो जो क्विजेस होते हैं आपके, सबसे पहले जो क्विज होता है वो सरप्राइज टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो क्विज की जो टर्म है वो स्टूडेंट्स के जहन में ये होती है कि वो ओरल टेस्ट होता है, ऐसा नहीं होता, रिटन टेस्ट होते हैं वो, और उनकी वेटेज होती है अराउंड 10% ऑफ योर टोटल फाइनल ग्रेड, और वो आपने मिस नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपको गौर करें तो मैंने आपको बताया कि आपने मिस नहीं करना है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने उनमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हैं, अगर आपके 5 क्विज हैं, आपके 3 अच्छे हो गए, 2 बुरे हो गए, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, क्योंकि वो आप कवर कर सकते हैं। क्योंकि 10% वेटेज है, पर क्विज 2% वेटेज है, जहाँ पे आपके ओवरसीज की 15% वेटेज है और फाइनल की 50% है, वहाँ पे 2% के बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खैर मिस कभी ना कीजिएगा, क्योंकि मिस करने से आपके 0 नंबर आएंगे और क्लास एवरेज से आप ऐसे ही नीचे चल जाएंगे। सेकंड, सबमिट ऑल योर असाइनमेंट्स इन टाइम एंड कंप्लीट, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट ना करवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो फ्री के नंबर होते हैं। और यूनिवर्सिटी लाइफ में डेली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेली क्लासेस तो होती नहीं है, मतलब वीक वाइज क्लासेस होती हैं। तो वीकेंड्स पे आपने अपना सारा कुछ रिवाइज करना है। और अगर आपको लग रहा है कि क्विज है नेक्स्ट डे क्लास में, इसके हिंट्स होते हैं, कुछ टीचर सरप्राइज क्विज लेते हैं। हिंट्स ये हैं कि अगर टीचर का कोई ब्रीफ टॉपिक कंप्लीट हुआ है तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट डे उसका क्विज लेगा, और टीचर्स जो हैं वो वीकेंड्स पे ज़्यादा क्विज लेते हैं। तो ये इसके टीचर पे डिपेंड करता है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं जिनको उन्होंने पढ़ाया हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। यहाँ पे ये होता है कि क्विज में अच्छे मार्क्स उसके आते हैं जिसने इन टाइम पढ़ा हुआ है, अप्रोप्रिएट टाइम पे। जो डेली पढ़ रहा होगा वो क्विज से 1 दिन पहले ज़्यादा पढ़ लेगा। तो अगर आपने सिर्फ क्विज से 1 दिन पहले डिटेक्ट कर लिया कि कल क्विज है और आपने उस रात को बैठ के पढ़ लिया, तो आपका सारा पीछे जो आपने इंजॉय किया वो कवर हो जाएगा। उसके बाद लैब रिपोर्ट्स का नाम आप पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। लैब्स परफॉर्म करते हैं यहाँ पे वीकली, ठीक है। कुछ आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं EE के या फिर फिजिक्स वगैरह के, तो उनकी लैब्स होती हैं और उनकी लैब रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है आपने, कि आपने लैब में किया क्या है, उससे क्या सीखा है, क्या रेटिंग्स हैं, क्या एनालिसिस किया और क्या रिजल्ट है। वो आपने इन टाइम सबमिट करवानी, क्योंकि उनकी ग्रेडिंग होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने लिखा है कि OST इज 1 आवर टेस्ट, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक कि फर्स्ट टाइम होता था हमारा स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन वो उसकी उसका जो इफेक्ट था वो फाइनल पे नहीं डिपेंड करता था। लेकिन यहाँ पे OST की 15% वेटेज है, ठीक है। OST के लिए आपने मिनिमम 6 to 10 आवर्स पढ़ने हैं पर सब्जेक्ट। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि OST के लिए एक रात पहले भी बैठ के पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पूरे दिन में आपका सिर्फ एक OST होता है 1 घंटे का। और आप में से वो लकी होंगे जिनका 2:30 बजे OST होगा, क्योंकि जिस दिन मेरा 2:30 बजे OST होता है मैं रात को सो जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता हूँ। आगे जाके मैं आपको अपना GPA कर्व भी दिखाऊंगा, तो उसे देख के ज़्यादा उदास मत होइएगा। बच्चों को मत गलत बताओ। मैं इनको अपना GPA कर्व दिखाऊंगा। इन्हें कहो पढ़े अभी, पढ़ना भी है, आखिरी रात नहीं पढ़ना सर। ये आपको 3.9 CGPA इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एडवाइस दे रही है अपने हिसाब से। कि इन्होंने ये कह रही है कि आपने पढ़ना भी है, ठीक है। पार्टी भी करनी है, पढ़ना भी है। हाँ, पार्टी भी करनी है। नेक्स्ट फाइनल के लिए आपने 1-2 वीक्स पहले पढ़ना स्टार्ट कर देना। मैंने आप लोगों को बताया कि आपने वीकली पढ़ना है साल, लेकिन जो फाइनल पेपर की प्रिपरेशन होती है उसके लिए आपने डेडिकेटेड आवर्स देने हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स डेवलप करनी है, और उसके लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि पेपर में चॉइस 0% होती है। अगर आपके 10 सवाल हैं तो आपने 10 के 10 करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। और उसके बाद आउट ऑफ बुक पेपर आता है। इवन आपकी बुक ही 1500-1600 पेज की होती है, तो वो तो पढ़ने की आप में से आधे बच्चे जहमत नहीं करेंगे, स्लाइड्स पे रिलाई करेंगे। लेकिन कभी कभार रेफरेंस बुक से पेपर आता है, जो कि टीचर एक्स्ट्रा बुक देते हैं। तो ये है कि साथ साथ पढ़ना और प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारे एफएससी में एक थ्योरेटिकल पार्ट आता था 70% का, 30% न्यूमेरिकल्स आते थे। हम लोग न्यूमेरिकल चॉइस पे छोड़ देते थे जो टफ होते थे, लेकिन यहाँ पे टीचर पे डिपेंड करता है कि वो 100% न्यूमेरिकल्स ही थे या फिर वो 100% थ्योरी ही थे। तो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करें। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप्स हैं ये कि आपने बुक्स कंसल्ट करनी है फॉर रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, और उनकी मैंने एग्जांपल दिया, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, कैलकुलस, अप्लाइड फिजिक्स।
कैलकुलस के लिए ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन चाहिए, टीचर क्लास में आके आपको कॉन्सेप्ट देगा और एक दो प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवा देगा, लेकिन टीचर पेपर में जिस लेवल की उसने प्रॉब्लम सॉल्व करवाई होती है उससे डबल लेवल डिफिकल्टी लेवल की वो प्रॉब्लम पेपर में देता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसे अटेम्प्ट करेंगे, और स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, हम में से ही होते हैं। तो आपने बुक्स को कंसल्ट करना है और बुक से प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे एफएससी वाली नहीं होते कि 15-16 सवाल हों, यहाँ 50 सवाल होते हैं एक एक चैप्टर के, तो वो आपने लाजमी करना। कंसल्ट यूट्यूब, कोई भी मसला आ रहा है आपको, कोई टर्म नहीं समझ आ रही, यूट्यूब से कंसल्ट करें, उसके नोट्स बना के रख लें। इसके बाद डोंट गो फॉर परफेक्शन। एफएससी में हम दिसंबर तक सारा सिलेबस कवर कर लेते थे और फिर उसके बाद रिवीजन करते थे। यूनिवर्सिटी लाइफ में सिलेबस की लिमिट नहीं होती, कभी भी कोई बच्चा ये नहीं कह सकता मेरी 100% प्रिपरेशन है। तो अगर आपको शुरू में लग रहा है कि आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर आपकी कोई तैयारी नहीं है, मैंने अभी बताया ये चैप्टर के 50 सवाल हैं, 4 चैप्टर्स पेपर में आ रहे हैं, तो टीचर आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप 200 सवाल वो प्रैक्टिस करें। तो अगर आपने उनमें से कुछ गिने चुने 30-40 किए हुए हैं तो इट्स ओके, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो बात यह है कि जो परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि उससे आपको एंजाइटी होगी, क्योंकि आप में से बहुत से हाई अचीवर्स हैं, तो वो फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में उनका एक अदद पेपर गंदा हो गया तो वो यही कहेंगे कि मैं अपना 100% पोटेंशियल पे नहीं जा रहा। ऐसा नहीं होता, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी लाइफ। कीप ट्रैक ऑफ योर कोर्स परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सेमेस्टर। इस पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक कोर्स है DLD का, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का। इसमें मेरे फर्स्ट OST में क्लास सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए थे और मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मैंने क्रैक नहीं किया, मेरी एक असाइनमेंट मिस हो गई और उसकी डेडलाइन एक्सटेंड हुई और फिर मैंने मिस कर दी। और एक क्विज था जिसकी मैंने तैयारी नहीं की थी, उसमें मेरे 0 आए थे और एक क्विज मैंने मिस कर दिया था। तो जहाँ पे मेरी क्लास हाईएस्ट मार्क्स चल रहे थे वहाँ पे मेरा A ग्रेड की जगह B+ बनना था 65% पे और मेरा 64.46% एग्रीगेट बना था और मेरा क्लास में फर्स्ट B था। तो अगर मैं असाइनमेंट, क्विज या इनमें से कोई एक चीज़ भी अटेम्प्ट कर लेता, वो 65 के मार्जिन को क्रॉस करता और मेरा B+ आता और वो 4 क्रेडिट आवर का कोर्स था। तो वो आपने ट्रैक रखने हैं। अगर आपके किसी असाइनमेंट में कम नंबर लगे हुए हैं, किसी क्विज में कम नंबर लगे हुए हैं, तो आपने टीचर से जाके बात करनी है, क्योंकि एंड पे बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिपेयर नोट्स वाइल ऑनलाइन लेक्चर्स। आप लोगों के तो खैर ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी फेस टू फेस में भी आपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि एक तो बंदे की अटेंशन जो स्पैन होता है वो बढ़ जाता है कि वो कोई चीज़ लिख रहा है तो उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा, साथ में नोट्स बाद में आपके काम आएंगे। फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आपने नोट्स लाजमी बनाने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में कुछ पता चल गया तो फिर आप अपने रूल सेट कर लीजिएगा, लेकिन पहले 2 सेमेस्टर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना है आपने अपने आप को। Some courses are yours, don't lose grades in them. आप में से हाफ बच्चे होंगे जिनकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, कुछ बच्चे होंगे जिनके टेक्निकल सब्जेक्ट्स अच्छे होंगे, कुछ लोगों की मैथ्स अच्छी होगी, कुछ लोगों की जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। ठीक है, एक बच्चा हर सब्जेक्ट में नहीं अच्छा हो सकता। हमारी क्लास का जो 4 GPA था उसके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ही B+ आते थे, हालांकि उसके टेक्निकल में फुल मार्क्स आते थे। ठीक है, तो वो उसके सब्जेक्ट नहीं थे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हों, कुछ के प्रोग्राम, तो आपने वो उन सब्जेक्ट्स में कभी पीरियड लूज नहीं करना, क्योंकि एट द एंड सबकी वैल्यूएशन ओवरऑल होनी है। तो अगर आपको कहीं कोई एज मिल रहा है तो उसे लूज मत कीजिएगा। ये आपको पता चल जाएगा पहले 1-2 महीनों में कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं, प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं या फिर फिजिक्स में अच्छे हैं। तो वो कोर्स आपने उसको ढीला नहीं छोड़ना कि मैं तो इसमें अच्छा हूँ तो मैं इसमें B+ भी ले लूँगा, क्योंकि उसमें आप अच्छे हैं और आप क्लास के उन चंद अच्छे बच्चों में से हैं जो A ग्रेड ले सकते हैं, तो वहाँ पे आपने ग्रेड लूज नहीं करना। लास्ट, अटेंडेंस इज मैंडेटरी। हम में से बहुत से यहाँ पे बच्चे अटेंडेंस मिस करवा के यहाँ पे आए हैं, लेकिन हम लोग फाइनल ईयर तक पहुँच गए हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले 2 सेमेस्टर्स आपने अटेंडेंस नहीं छोड़नी। यहाँ पे आप अगर मेरी अटेंडेंस देखें तो कैलकुलस में मेरी 98% है, इंग्लिश में 100%, LCA में 98% और लैब में 100%, पाकिस्तान स्टडीज़ में 82%। मुझे पाकिस्तान स्टडीज़ पसंद नहीं है इतनी। और फिज़िक्स में 96%, फिज़िक्स की लैब में 100%, FOP में 97%। और अभी आप अगर मेरी अटेंडेंस देखें तो मैं कभी नहीं आपको दिखाऊंगा। तो अटेंडेंस जो है वो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि जो बोर्ड में होता था कि आपने पढ़ लिया, उसके बाद पेपर कोई और बनाएगा, चेक कोई और करेगा, ग्रेडिंग ओवरऑल होगी। यहाँ पे उसी टीचर ने आपको पढ़ाना है, उसी टीचर ने आपका पेपर सेट करना है, उसी टीचर ने आपका पेपर चेक करना है और उसी टीचर ने आपको ग्रेड देना है। तो हो सकता है कि वो टीचर क्लास में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे वो पेपर में वो प्रॉब्लम दे दे,
और आपने वो क्लास मिस की हो तो आप एक बहुत बड़ा मार्जिन लूज कर जाते हैं अपने फेलोज के साथ, ठीक है। अटेंडेंस आपने मिस नहीं करनी। 75% मैंडेटरी है, लेकिन कोशिश करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में 90% से ऊपर रखें, उसके बाद आप देख लीजिएगा। डज जीपीए मैटर? अच्छा, ये इसका कोई ब्रीफ आंसर नहीं है, मैंने बहुत सी कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्दर स्टडीज़ के लिए मैटर करता है बहुत, क्योंकि जब स्कॉलरशिप की बात आती है तो यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली मैटर करेगी, लेकिन आपका जीपीए भी मैटर करेगा, क्योंकि मास्टर्स इज लाइक आप स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं ना, और स्टडीज़ का आपके पास प्रूफ क्या है? या तो आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा है, या फिर आपका जीपीए अच्छा है। तो फर्दर स्टडीज़ अगर किसी का मूड है यूएसए का, यूके का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, तो वो अपना जीपीए 3.5 के मार्जिन से ऊपर रखे, अगर नहीं तो 3 से ऊपर कम से कम रखे। फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जॉब्स ऑब्वियसली मैटर करेगा, क्योंकि जब उन्होंने एक फिल्टर सेट कर लिया है कि 3.5 वाले अप्लाई के, जैसे एफडब्ल्यू की जॉब है 3.5 की उनकी लिमिट सेट है, तो ऑब्वियसली 3.4 वाले नहीं पहुंच सकते, इंटरव्यू टेबल तक नहीं पहुंच सकते, तो आप अपने स्किल्स उनसे कैसे मनवाएंगे अगर वो आपको इंटरव्यू टेबल तक ही नहीं बुला रहे? या किसी ने 3 का सेट किया है, गवर्नमेंट जॉब में 2.7 2.5 होता है, किसी का 2.5 से कम है, तो आप टेबल तक ही नहीं पहुंच पा रहे। तो आपने अपना जीपीए जो है वो अच्छा रखना है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। टेक्निकल जॉब सीएस एससी से वाले जो बच्चे हैं, अगर किसी ने आगे जॉब करनी है तो स्किल सेट पे काम करे, जीपीए इतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। और मैनेजमेंट की जॉब्स में ऑब्वियसली फिर आपके सॉफ्ट स्किल्स मैटर करेंगे, और जीपीए बस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। और बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली मैटर नहीं करेगा, अगर किसी का फैमिली बिजनेस है तो उसका जीपीए मैटर नहीं करेगा। और अच्छी जीपीए की लिमिट 3+ है। अगर किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आता, अच्छा मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, उनका फर्स्ट सेमेस्टर में 2.67 था और अभी उनका माशाल्लाह से जीपीए 3.33 है, तो कवर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 8 सेमेस्टर्स हैं, आपको 8 चांसेस हैं, एक में आप नीचे चले गए कोई मसला नहीं, आप 2 में कवर कर लेंगे वो सारा। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर खुदा ना खासा किसी का बुरा आता है तो कोई उदास होने वाली बात नहीं है, वो कवर कर लेगा बाद में। ये मेरा जीपीए कर्व है, इसमें जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है मेरा सेमेस्टर जीपीए है, और जो ब्लैक लाइन है वो मेरा क्यूमुलेटिव जीपीए है। तो यहाँ पे आप देखें तो मेरा हाईएस्ट जीपीए 3.92 है और लोएस्ट जीपीए 2.28 है। तो मैं अगर ये बातें कर रहा हूँ तो मैं दोनों एक्सट्रीम्स पे बैठ के कर रहा हूँ, तो अब ज़रा गौर से बातें सुननी है। और मेरा CGPA 3.24 है, जो पूछ रहा था। इंटर्नशिप्स की 3 टाइप्स हैं, कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, उसके बाद बिजनेस रिलेटेड या स्टार्टअप्स के साथ आप काम करते हैं, और थर्ड आपकी टेक्निकल। फर्स्ट 2 इयर्स में आपका टेक्निकल, स्पेशली डबल टेक्निकल, आपका इतना स्किल सेट स्ट्रांग नहीं होता कि आपको कोई इंटर्नशिप दे टेक्निकल लेवल की। थर्ड ईयर में जाके आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, और इस वजह से टेक्निकल इंटर्नशिप के लिए आप अपने लास्ट 2 समर्स रख सकते हैं, या थर्ड ईयर के बाद जो समर है आप उसमें कोई प्लान करें टेक्निकल इंटर्नशिप। आपका कोई रेफरेंस वगैरह है, नेटवर्क में कोई बंदा है तो आप उसको कहें। बाकी आप फर्स्ट 2 सेमेस्टर में कोशिश करें अपने स्किल सेट पे फोकस करें। जो CSSC के स्टूडेंट हैं वो कम्प्लीटली स्किल सेट पे फोकस करें, क्योंकि इनका बहुत स्कोप है बाहर। अगर ये ग्रेजुएट होते हैं तो इनको फॉरेन जॉब मिल सकती हैं, लेकिन उसका मैं आगे बताऊंगा कि आपने स्किल्स कौन से ढूंढने हैं। आप गूगल करें, अपनी रिसर्च करें कौन सी डिमांडिंग स्किल्स हैं, और उनमें एक्सपर्ट बन लें। और आप इंडस्ट्री के बंदों से पूछें कि अगर आपने ये जॉब ओपनिंग की है वेब डेवलपर की, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आपने 2 साल बाद या 4 साल बाद उनके पास जाके काम करना है, तो आप वो रिक्वायरमेंट्स अपने पास लिख के रख लें और उसके बाद उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लें, तो आप मार्केट कंपेटिटिव एक एम्प्लॉय बन जाएंगे और आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगी अगर आपने जॉब करनी है तो। और जो डबल के बंदे हैं, जो इंटर्नशिप्स होती है ना, जो अपॉर्चुनिटी होती है, अभी जो मैंने स्टार्ट में आपको इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया वो ये था कि मैंने कभी अपॉर्चुनिटी कोई मिस नहीं की। GDG क्लाउड इस्लामाबाद से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, वो कंप्यूटिंग इंडस्ट्री की एक फील्ड है, और मैं डबल का मेरे ख्याल से वाइज बचा था वहाँ पे, लेकिन मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की। मैंने वहाँ पे और बहुत से स्किल सीखे, नेटवर्किंग बनाई, और उसके बाद ऑब्वियसली गूगल का नाम है जो मेरी CV पे आएगा। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी आपने। फर्स्ट सेमेस्टर में PRCS में मैंने इंटर्नशिप की पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी में, वो दूर दूर तक मेरी फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मैंने वो की, और वो उसी इंटर्नशिप के बेस पे मैं अवान सदर भी बुलाया गया था। फिर आती हैं
हैं बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड या फिर स्टार्टअप्स, ऑब्वियसली अगर आप में से कोई स्टार्टअप अपना बनाता है या फिर किसी सीनियर के स्टार्टअप में काम करना चाहता है तो उसके साथ करें, क्योंकि अगर आपने बिजनेस स्क्रैच से बनाना सीख लिया तो चलते हुए बिजनेस को चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ ऑब्वियसली उनका बिजनेस चल रहा होगा और आपने उसमें अपना पार्ट प्ले करना है। तो जहाँ अगर आपने खुद एक बिजनेस स्क्रैच से खड़ा किया तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप किसी भी कंपनी में फिट इन हो जाएं या फिर उसके एनवायरनमेंट के मुताबिक ढल जाएं। लास्ट में मैंने ये एक कोट तो नहीं कह सकता, ये आइडिया है, मैंने कल गूगल पे किया था, मुझे नहीं मिला, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अपनी एक यूनिवर्सिटी में ऐसे टॉक करते हुए ही ये बात कही थी कि जो डॉट्स होते हैं वो आपको ड्रॉ करने चाहिए। जैसे मैंने बात की कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, और एक दिन वो सब डॉट्स ज्वाइन होंगे और सेंस बनाना शुरू कर देंगे। स्टीव जॉब्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसको जब आई थिंक वो ड्रॉप आउट हुआ था तो उसने कैलीग्राफी का एक कोर्स में एनरोल कर दिया था, उसे शौक था, और उसके बाद उसको, हालांकि वो उसकी एक टेक्निकल डिग्री थी जो उसने छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद कैलीग्राफी में चला गया। और उसके बाद अभी आपको पता है कि मैकबुक का या एप्पल का जो सबसे अच्छा फॉन्ट है दुनिया में वो ऑब्वियसली इनके पास ही, एप्पल के पास ही है। तो उस बंदे की 15 साल पहले, मेरे ख्याल से 2-3 महीने की वो डिग्री ली होगी या कोर्स किया होगा, वो उसका 15 साल बाद ऐसा चला कि अब दुनिया उसको जानती है। तो वो बंदा यही कहता कि कुछ चीज़ें जो अभी आप कर रहे होते हैं आपको उनकी सेंस नहीं लग रही होती, लेकिन बाद में आपको उनकी सेंस लगती है। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने एक इंटर्नशिप की थी ऑन पेज एसईओ की, और वो मैंने 8 दिन की थी, वो पेड थी, मैंने छोड़ दी थी, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था और मैंने उनसे पेमेंट भी नहीं ली थी। लेकिन उसी इंटर्नशिप की बेस पे समर में मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊं, ओवर $100 के प्रोजेक्ट्स उठाए थे। तो उस वक्त कोई सेंस नहीं बन रही थी कि मैं इस स्किल सेट को क्यों यूज़ करूँ। अब बाद में वो फ्रीलांसिंग में मेरे काम आया। उसके बाद फ्रीलांसिंग से के बाद मैंने जब अपना स्टार्टअप स्टडी सीक्स किया है तो उसकी ऑन पेज एसईओ की कोई कभी कहाँ ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं खुद कर लेता हूँ, और ये स्किल सेट सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेगा। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने मिस नहीं करनी, वो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करें कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप हमें बताएं कि मैं अवेल करूँ या ना करूँ। ये मेरी इंटर्नशिप है, सबसे लेफ्ट साइड पे मेरी PRCS में इंटर्नशिप थी, और मिड में मैं एक ऑर्फनेज गया था। तो ये बच्चा काफ़ी अटैच हो गया था मेरे साथ, तो इसने कहा था मैंने आपके साथ पिक्चर लेनी है। और सबसे राइट साइड पे जो है वो एक रीसेंट पिक्चर है जो मैं एक 1.2 मेगावाट जनरेटर के साथ खड़ा हूँ। डिस्कवर योरसेल्फ। यहाँ पे आपको जितने स्टेज पे, जब मनान ने बात की 7-8 लोगों के नाम लिए, मैं हूँ और बहुत से लोग खड़े हुए हैं। ये जब हम आए थे तो हम आपकी तरह इन्हीं सीट्स पे बैठे हुए थे, और यहाँ पे अभी आप 350 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे OC में सिर्फ 50 लोग होंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें कुछ थोड़ा डिफरेंट था, तभी हम लोग यहाँ पे खड़े होकर आपको एड्रेस करें, और हमारे बाकी फेलोज हैं वो कैंपस में हैं या हमारे डिपार्टमेंट में हैं, तो वो मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा पर्सनल ग्रूमिंग में। आपने हर डोमेन की चीज़ सीखनी है, और वो आपकी डोमेन है नहीं है, आप बिजनेस साइड पर अगर किसी ने नहीं जाना उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। और कनेक्ट विद प्रोडक्टिव पीपल। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्वियसली गेम्स भी करें वो, लेकिन वो आइडियाज़ डिस्कस करें, और आइडियाज़ भी ऐसे कि जो वाकई इंस्पायरिंग हों। ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे अपने बीच में से ही, और फिलहाल तो शायद अभी आपको अपने बीच में से ना मिले, आपको कुछ सीनियर्स मिलेंगे जो बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हों या बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हों, तो आप उनके साथ कनेक्शन बनाएं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके नेटवर्क में अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो खुद अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्लेट ऑलरेडी फुल है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को आपको दे देंगे। उसके बाद बिजनेस और पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स, वो छोटी छोटी बुक्स होती हैं, किसी ने देखी नहीं है, अक्सर एड्स भी आ रहे होते हैं फेसबुक पे, वो बुक्स आप रख लें अपने पास और उनको पढ़ना शुरू कर दें। किसी को बुक रीडिंग का शौक नहीं है तो गूगल से आपको समरीज मिल सकती हैं, वो सुनना स्टार्ट कर लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 40 मिनट की स्पीच कर रहा हूँ तो इसमें 25 मिनट का वो पार्ट होगा जो मैंने कभी कहाँ सुना होगा, और वो मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। हम सिर्फ मीडियम होते हैं, तो आपने अपने अंदर वो इतना नॉलेज जमा करना है ताकि कल को आप किसी को 40 मिनट डिटेल में कुछ बता सकें, कुछ एडवाइस कर सकें। तो आपने प्रोडक्टिव कंटेंट कंज्यूम करना है, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। वर्क फॉर स्मॉल स्टार्टअप, जैसे मैंने पहले बात की कि स्मॉल स्टार्टअप अगर आपने स्क्रैच से बिजनेस बिल्ड करना सीख लिया, जैसे ये सोसाइटीज़ होती हैं, अगर कोई नई सोसाइटी है तो उसने अपना नाम बनाना है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करेंगी, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको भी पुट करनी पड़ेगी। तो उससे जो आपको चैलेंजेस फेस होंगे, मैं आगे जाकर सोसाइटीज़ पे भी आता हूँ, तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगे। सराउंड योरसेल्फ विद हाई अचीवर्स नॉट टॉपर्स।
इसका कोई मुझे मतलब बता दें। जी ऐसा ही, जो कुछ लोग होते हैं वो लाइफ में सक्सीड करते हैं और कुछ लोग एकेडमिक्स में करते हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस। एकेडमिक्स 4 साल बाद आपकी खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो लोग आपके साथ रहेंगे अगर वो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, या फिर वो अभी ही उन्होंने चार्ट ले लिया अपनी लाइफ का या प्लानिंग कर ली है, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा उठा बैठा करें। वो आपके नेटवर्क में 2-3 भी हो तो बहुत है, ठीक है। और ऐसे लोग आप लोगों को सोसाइटीज़ में मिलेंगे या फिर हॉस्टल्स में मिलेंगे। जो CSSC के स्टूडेंट्स हैं, हॉस्टल्स में मिलेंगे आपको ऐसे सीनियर्स जो कि प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, और आप में से सीनियर्स होते हैं जो फ्रीलांसिंग करके मंथली 6 डिजिट कमा रहे हैं। मेरे पास एग्जांपल्स भी हैं काफ़ी, तो अगर किसी को कोई नेटवर्क चाहिए होगा, कोई कनेक्शन चाहिए होगा, मुझसे कॉन्टेक्ट करें। वाई शुड यू ज्वाइन अ सोसाइटी? क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? FSC तक तो बगैर सोसाइटी के ज़िंदा रहे हैं, तो शायद बाद में भी ज़िंदा रहे जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेटवर्किंग एक सोसाइटी में, जैसे मैं येस की बात करूँ तो हम एक प्रेसिडेंट हूँ और 4 मेरे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, और उसके बाद 39 डायरेक्टर्स हैं, और 39 डायरेक्टर्स के नीचे इंशाल्लाह 80-90 एग्जेक्टिव्स होंगे। तो वो सारी नेटवर्किंग बन जाती है आपकी, आप उनके साथ काम करते हैं। आप क्लास में सिर्फ 40 बच्चों के साथ काम करते हैं, लेकिन आप एक सोसाइटी में ओवर 100% के साथ काम करते हैं, वो भी डिफरेंट माइंडसेट के साथ। आपको पता चलता है कि सीनियर्स किस तरह सोच रहे हैं, जूनियर्स किस तरह सोच रहे हैं, और कैसे नए आइडियाज़ आते हैं। आपको कंसल्ट करना पड़ता है, आपको दूसरे की माननी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये वर्क एनवायरनमेंट ऐसा ही है ना इंडस्ट्री का, तो आपको पहले से एक्सपीरियंस हो जाता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के अगर आप किसी सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली किसी पोर्टफोलियो में होंगे, ग्राफिक्स में होंगे, पब्लिकेशन में होंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग में होंगे, तो इन फ्यूचर आपका वो स्किल भी डेवलप हो जाएगा जो आप बाद में मार्केट कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, या फिर वो एज अ एस्केप फ्रॉम स्टडीज़ हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करें बिसाइड स्टडीज़। टीम वर्क एक्सपीरियंस, टीम वर्क वो जो कहते हैं ना कि टीम बिल्डिंग, वो कहने में बहुत आसान होता है लेकिन असल में बहुत मुश्किल होता है। मैं जब डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था येस का, तो मैंने जो टीम बनाई थी मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, और फिर जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना तो 50% अच्छी टीम थी मेरी, और अब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैंने 100% अच्छी बना ली है। अब कहने को तो आपने सिर्फ लोग चूज़ करने होते हैं, ऑप्शन होते हैं आपके पास, लेकिन टीम बिल्डिंग क्वालिटीज़ आपने क्या देखनी होती हैं उस बंदे में, वो आपको फाइनल ईयर तक जाके समझ आएगी जब आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में तो सब बच्चे कह रहे होते हैं कि हम बहुत डेडिकेटेड हैं, और फिर कुछ लाइनें हमें रट भी जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर वो कोई लाइन बचा दोहरा रहा है तो हमें पता चल जाता है कि ये बंदा बाद में काम नहीं करेगा। मैंने सीरियस क्यों हो गया इतना है। उसके बाद रिकग्निशन मिलती है आपको प्लेटफॉर्म्स पे, और ये आपकी CV के लिए भी बेहतर होगा। उसके बाद आपने कोई हॉबी रखनी है। मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मैं क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, मैं सिक्स सुपर लीग जो हुई है उसका भी पार्ट था, उसके बाद SSL का भी पार्ट था, ऑब्वियसली 6 सुपर लीग है वो, एक और थी उसका मुझे नाम भूल गया। तो क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, और साथ में नॉवेल्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, और हाइकिंग वगैरह कर लेता हूँ। तो ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं कभी कभार, तो आपको कोई स्केप चाहिए होता है। उसके बाद टॉक्सिक पीपल को आपने रिमूव करना है अपनी लाइफ में। अगर आपके कोई क्लास फेलोज हैं जो आपको नहीं पसंद है, आपको सिर्फ टॉन्ट करते हैं, आपको सिर्फ तंग करते हैं, तो आप उनको एलिमिनेट कर दें, उनके साथ उठना बैठना बंद कर दें। इट्स ओके। अगर आपका कोई हॉस्टल रूममेट है जो सिर्फ आप में नेगेटिव एनर्जी पोटेंट कर रहा है, उसे छोड़ दें। हाँ, रिमूव कैसे करेंगे? कैसे नहीं रिमूव? आप उनकी गैदरिंग में बैठना छोड़ दें, अपने आप को बिजी कर लें। इसके बाद अगर आपकी कोई छोटी सी भी अचीवमेंट है, लाइक आपके क्विज में 10/10 मार्क्स हैं, तो उसको ट्रीट के साथ सेलिब्रेट करें। मैं तो करता हूँ, मैं अगर मेरी कोई अचीवमेंट होती है तो मैं रात को मूवी देखता हूँ स्नैक्स के साथ, और मैं अकेले एंजॉय करता हूँ। उसके बाद मैं हर वीक आउटिंग के लिए जाता हूँ। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो मैटर नहीं करेंगी लॉन्ग टर्म में। और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, और दूसरों को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, स्माइल से मिला करें आप। और ये मेरी जर्नी थी यूथ एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की। मुझे इन लोगों ने अलग से सेशन नहीं दिया यूथ एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में, बस आपको इंट्रो दे दूँ कि मैं एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टर और फिर वाइस प्रेसिडेंट और फिर प्रेसिडेंट बना।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लें। येस सीक्स के नाम से हमारे सोशल मीडिया क्रेडेंशियल्स हैं, और उसके बाद वहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट लाइव करेंगे और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वालों को प्रेफर करेंगे और इंटरव्यूज होंगे उसके बाद। ये फ्रीलांसिंग वाली बात कि आपने कोई स्किल्स ढूंढना है, उसको मास्टर करना है और उसके बाद उसको मार्केट करना है ऑन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, फेसबुक वाले। ये लेफ्ट साइड पे मेरा गूगल एडसेंस की पेमेंट है, राइट साइड पे फाइवर की बहुत पुरानी पेमेंट है, और मैं अभी ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता रहा था, और अभी मेरा अपना एक ई-कॉमर्स स्टोर है जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। और मेरे लिए मेरी मोटिवेशन है इलॉन मस्क, क्योंकि ये बंदा अपना एक बिजनेस वेंचर खड़ा करने के बाद रुकता नहीं, और ये आप उनकी कुछ कंपनीज हैं जो उन्होंने फॉर्म की, हर 2-3 साल के इंटरवल के बाद जब उनकी कंपनी एक जगह पहुंच जाती है तो फिर वो नई कंपनी फॉर्म कर देते हैं, और इनका जो माइंडसेट है बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग है। That's it for today. Any questions? Thank you.